সকলোকে বঙাইগাঁও টাইমছৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰতিভাৰ সন্ধানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠানটিৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল বঙাইগাঁৱৰ প্ৰতিভাৱান শিল্পীসকলক ৰাইজৰ সন্মুখত লৈ অহা। চাইবাৰ ছিকিউৰিটি, এথিকেল হেকিং এই শব্দবোৰ আপোনালোকে হয়তো প্ৰায় শুনি আহিছে, কিন্তু এইবোৰৰ প্ৰভাৱ আমাৰ জীৱনত কিদৰে পৰে তাৰ বিষয়ে হয়তো আমি বহুতে নাভাবোঁ বা নাজানো। বৰ্তমান আমি সকলোৱে ডিজিটেল দুনিয়াত বসবাস কৰোঁ। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত এই ডিজিটেল বস্তুবোৰে যিদৰে বহু সহায় কৰে, ঠিক তেনেধৰণে ডিজিটেল সামগ্ৰীৰ সঠিক ব্যৱহাৰ নহ'লে ইয়াৰ ফলত আমি ডাঙৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। বৰ্তমান চাইবাৰ ছিকিউৰিটি সমগ্ৰ বিশ্বতে এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু চাইবাৰ ছিকিউৰিটি যোগান ধৰা চাইবাৰ ছিকিউৰিটি এক্সপাৰ্টসকলৰ ভূমিকাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ মতে চলিলে আমি বহুতো চাইবাৰ ফ্ৰডৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। কিন্তু চাইবাৰ ছিকিউৰিটিক লৈ আলোচনা আমাৰ মাজত সাধাৰণতে বহু কম হয়। আজি প্ৰতিভাৰ সন্ধান অনুষ্ঠানত আমাৰ লগত আছে বঙাইগাঁও জিলাৰ এজন চাইবাৰ ছিকিউৰিটি এক্সপাৰ্ট বা সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে এথিকেল হেকাৰ ৰণী দাস। আহক আমি আজি তেওঁৰ পৰা এই চাইবাৰ ছিকিউৰিটিৰ বিষয়ে কিছু গুৰুত্বপূर्ण কথা জানি লওঁ। नमस्ते, मैं शिल्पा महातो आज बोएगा टाइम्स के तरफ से प्रतिभा चंदन के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जी हाँ, आज हमारे साथ उपस्थित है बोएगांव के हमारे जाने माने शख्स रणी दास। तो सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय लेना चाहेंगे। मेरा नाम रणी दास है और मैं करेंटली बोंगाईगांव से रिसाइड करता हूँ। मैं मेनली साइबर सिक्योरिटी से कनेक्टेड हूँ, अभी साइबर सिक्योरिटी फील्ड पे ही हूँ और इसी पे करेंटली वर्क कर रहा हूँ। एक कंपनी के साथ मैं करेंटली साइंड अप हूँ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क्स के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया कि आप साइबर सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं कि साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग, जब भी हम सुनते हैं तो हमें अक्सर ये लगता है कि ये गलत काम है या फिर इसके द्वारा हमेशा गलत काम ही किया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कितना महत्वपूर्ण है और एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी? करेंटली साइबर सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये लिटरली मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर इंडस्ट्री है। तो साइबर सिक्योरिटी तो इस पर्टिकुलर काउंट से पता चलता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में भी। बट दो तीन तरीके से लोग लेते हैं साइबर सिक्योरिटी को। मेनली तो जो वाइट हैट हैकिंग बोलते हैं हम लोग, वाइट हैट हैकर्स, तो वो लोग मेनली कंपनीज जो होते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज, वो सबको साइबर सिक्योरिटी देते हैं। तो जो लोग इस पर्टिकुलर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं जो सिक्योरिटी देने के लिए, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए, सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए काम आते हैं, तो वो लोग मेनली वाइट हैट लिस्टिंग में आता है। पर हम लोग जो कैटेगराइज कर रहे हैं ये भी एक तरह से सही नहीं है। पर वाइट हैट हैकर्स बोलते हैं जो लोग सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं। और जो लोग आपने जैसे बताया कि आपका मतलब बहुत सारे लोग हैकिंग को गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं और जो हैकिंग वर्ड है उसका इम्पैक्ट ही ऐसा लगता है कि कुछ गलत है, लोगों के दिमाग में बैठ गया है। हाँ, ये गलत बात है। हाँ, तो ये भी मतलब बहुत सारे केसेस से हुआ है क्योंकि रिसेंटली आसाम में बहुत सारा बड़ा हैक्स हुआ था। आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी भी बहुत बार हैक हुआ है। तो ये सब जो हैक होता है, ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हम लोग की सोसाइटी पे, वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ये हैक हो रहा है। उसका बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, इसका बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जा रहा है, कोई भी सेलिब्रिटी का कोई ट्विटर अकाउंट हैक हो जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रहा है ये सब बैड इम्पैक्ट डालता है। तो एक तरह से लोग मतलब जो भी लोग हैं, हम लोग जो जनरल पब्लिक है, वो लोग टेक्निकलिटीज़ कम जानते हैं। तो जो दिखता है वही मतलब समझ में आता है उनको। तो यही पॉसिबिलिटीज़ है कि इसका मतलब ऐसे ही इम्पैक्ट गिरा है। पर वो मेनली अभी जो $1 मिलियन इंडस्ट्री है इंडिया में धीरे धीरे और बढ़ रहा है। तो यहाँ पर तो नॉर्मली सब वाइट हैट हैकर्स ही मेनली काम आता है। मतलब सिक्योरिटी के बड़ा कंपनी जैसे TCS, फिर इन्फोसिस, फिर रिलायंस, फिर भी बहुत बड़ा कंपनीज है जो ऐसे बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी कंपनीज को ऑप्टिंग करते हैं। साइबर सिक्योरिटी जो भी उनका सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी, जो भी उनका कंप्यूटर का सिक्योरिटी है, वो सब इम्प्लीमेंटेशंस के लिए। तो ऐसे ही मतलब बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है साइबर सिक्योरिटी इंडिया पे। ठीक है रोनी जी, आपके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स या फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के ज़रिए हमने काफ़ी बार सुना है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली
फर्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल आया था वो बहुत 2015 में आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो उनका एक पेज आता है टाइम सिटी करके, वो तो असम का जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उधर मेरा एक न्यूज़ आया था आपका। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को मैंने इन्फॉर्म करा था कि आपके जो वेबसाइट है उस पर कोई भी ब्रेक इन कर सकता है इजीली, जिसके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है वो ब्रेक इन कर सकता है डायरेक्टली, और आपका वहाँ से डेटा ले सकता है, डेटा इंसर्ट कर सकता है, जो भी रिजल्ट, क्योंकि पहले गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, जीव पोर्टल जैसा एग्जाम पोर्टल्स नहीं था। तो जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो मेन वेबसाइट है उधर ही रिजल्ट्स अपलोड होता था, तो कोई भी थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज के साथ वो रिजल्ट्स टेम्पर कर पाता था। तो इसकी वजह से मेरा आर्टिकल आया था आपका एक टाइम्स ऑफ इंडिया पे। फिर मेरे को गुवाहाटी यूनिवर्सिटी भी बुलाया गया था बात करने के लिए, मैं गया भी था। और आपका फिर मैंने आपका सेबा को भी इन्फॉर्म किया था, क्योंकि उस टाइम स्टार्टिंग था, लोगों को उतना साइबर सिक्योरिटी का आइडिया नहीं था। तो इवन जो भी डिस्क्लोजर पॉलिसीज़ था वो सब भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो मैंने डायरेक्टली उनको मेल पे बताया था सेबा को। तो फिर सेबा का भी मेरा आया था आपका G+ एक ऑनलाइन पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल है, तो G+ में मेरे को आया था, इंटरव्यू के लिए बुलाया था उन्होंने। तो मैं G+ पे भी आया था, मेरा सेबा जो भी हैक किया था मैंने उसको लेके मैंने इन्फॉर्म किया था उनको हैक करके, वो लेके सेबा से मेरे को G+ से इंटरव्यू आया था। फिर आपका आया था असम गवर्नमेंट के बारे में, असम गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में मैंने बताया था कि कैसे कोई नॉलेज के साथ, इस पर्टिकुलर नॉलेज के साथ आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ को ब्रेक इन कर सकता है। तो मैंने सिक्योरिटी उनका अपडेट करने के लिए बोला था। तब मेरा एक न्यूज़ आर्टिकल आया था ईस्टर्न क्रॉनिकल पे। तो यही कुछ है जिस पे मेरा न्यूज़ आर्टिकल आया था, और बाकी जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स आया था वो मेरा रिसर्च रिलेटेड है, जो भी मैंने साइबर सिक्योरिटी फील्ड पे रिसर्च किया था वो सब रिलेटेड है कुछ। तो अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी जो हम कहते हैं, क्या हम इसे एज ए प्रोफेशन ले सकते हैं? हाँ, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा अभी पहले 2000 मैंने जब स्टार्ट किया था 2013 था उस टाइम, तो 2013 से मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में हूँ। तब जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब लिटरली कुछ भी ऐसा इतना ज़्यादा इस पे इतना लाइमलाइट नहीं था। अभी करेंटली बहुत ज़्यादा बूम में है, तो अभी लाइमलाइट के अंदर है, डिस्कशंस होते हैं इसको लेके। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट पे है साइबर सिक्योरिटी। तो जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, लिटरली प्रोफेशन नहीं ले सकते उस टाइम, एकदम बहुत ज़्यादा रिस्की था उस टाइम। कोई भी अगर प्रोफेशन एज ए ऑप्टिंग करता है इसके लिए तो रिस्की था उस टाइम, क्योंकि कुछ था नहीं इंडस्ट्री में, ऐसा इंडस्ट्री नहीं था इंडिया में। बट अभी थोड़ा सीन चेंज हो चुका है। अभी बग बाउंटी बोल के एक चीज़ आता है, बग बाउंटी बोल के चीज़ आता है, जहाँ पर आप कोई भी कंपनीज़ को, जो भी बड़ा कंपनीज़ है, जैसे कि TCS, फिर रिलायंस, फिर आपका इवन आजकल गवर्नमेंट भी, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ है जो लोग आपका कोई भी सिक्योरिटी पे वेबसाइट बोल लीजिए या फिर उनका सॉफ्टवेयर्स बोल लीजिए, कोई भी कंपनीज़ का सॉफ्टवेयर्स, तो उस पर अगर आप कोई भी सिक्योरिटी इशू रिपोर्ट करते हो तो आपको उधर से पैसा मिलता है। जैसे कि कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे बग मिला, बहुत ज़्यादा फैला था वो इंस्टाग्राम पे। 22 lakhs आपका किसी ने इंस्टाग्राम में उस लड़के को रिवार्ड किया था, 22 lakhs इंस्टाग्राम पे बग रिपोर्ट करने पे। फिर आपका कुछ दिन पहले एप्पल भी हैक हुआ था, एप्पल का भी एप्पल हैक हुआ था, आपको उधर $50,000 मिला था। तो ऐसा बहुत सारा कंपनीज है जो कि साइबर सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा है और ऐसा प्रोग्राम्स होस्ट करता है। इस ऐसे प्रोग्राम को जहाँ पर रिवार्ड मिलता है हैकर्स को हैक करने पे, इसको बग बाउंटी प्रोग्राम्स बोलते हैं। तो ऐसा जो भी प्रोग्राम्स ओपन कर रहा है, इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलता है। और कोई अगर हैक भी करता है कोई कंपनी को, तो वो क्या करता है कि जैसे कि पहले हैक करके कुछ प्रॉफिट नहीं होता था हैकर्स को, या फिर वो ब्लैकमेल करते थे, या फिर कुछ भी करके पैसा ऐंठने के लिए कुछ भी आपका पॉलिसीज वो सब कर गलत जरिए से। हाँ, गलत जरिए से। पर अभी बहुत जो भी ब्लैक हैट हैकर्स थे, अभी उनका इंटेंशन ही बदल गया है, क्योंकि उनको पता है अगर इसका एक्सेस लेता हूँ या फिर हैक करता हूँ, अगर मैं रिपोर्ट करूँगा तो मेरे को उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है अभी, इसीलिए इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है अभी। और एज ए प्रोफेशन अगर इसको लेना है तो बहुत अच्छा टाइम है ये इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को ऑप्टिंग करने के लिए, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं था ऑनलाइन। अभी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ऑनलाइन है। आप बस एक सर्च करोगे हाउ टू हैक ए वेबसाइट, आपको बहुत सारा टॉपिक्स मिल जाएगा। SQL इंजेक्शन कैसे, मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा आपका टॉपिक्स मिल जाएगा। अभी एक सर्च पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। पहले ही इतना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं था,
और प्रोफेशन पे अगर आप लोग बोलेगे कि तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर स्किल्स है आपके पास तो इस फील्ड में जॉब का कमी नहीं है, जॉब का भी कमी नहीं है, पैसा का भी कमी नहीं है। स्किल्स आपके पास अगर है तो मैं तो बोलूँगा कि अभी राइट अपॉर्चुनिटी है। मतलब बहुत देर हो चुका है ऑलरेडी, पर अभी भी जंप कर दे तो बहुत दूर जा सकते हैं लोग। यस, डेफिनेटली। और अगर कोई चाहे कि ये साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग को लेके वो कुछ सीखना चाहे, तो इसके लिए क्या करना सही होगा, क्या करना चाहिए? अगर साइबर सिक्योरिटी पे किसी को जंप इन करना है इस फील्ड पे, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको कुछ बनाना आता है, जैसे कि अगर आप कुछ बना पा रहे हो तो उसको तोड़ना भी आपको आएगा, क्योंकि आपको बिल्ड का प्रोसेस आपको पता है कि कैसे आप कुछ बना सकते हो। तो अगर ये जो आपका चीज़ है, मतलब अगर आपको बनाना आ रहा है, अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर बिल्ड करना आता है, अगर आपको कोई वेबसाइट बिल्ड करना आता है, तो उसका आप ब्रेक इन भी कर सकते हो। तो फर्स्ट अप्रोच जो रहेगा साइबर सिक्योरिटी पे जंप इन करने के लिए, वो तो प्रोग्रामिंग नॉलेज। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक पर्टिकुलर जंप इन करने के बाद एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके अटक जाते हैं, उसके बाद नहीं जा पाते। तो साइबर सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग आना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर उनको कुछ बनाना नहीं आता है तो उसको ज़्यादा देर तक ब्रेक इन नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अटक जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए प्रोग्रामिंग आना मैंडेटरी है। The first stage they will have to go with the प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ फेमिलियरिटी होता है कोई भी पर्सन का, तो उसको कोड रीड करने में, उस पर इश्यूज खोजने में बहुत ईजी होता है उसके लिए। तो प्रोग्रामिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग करते करते उसके बाद अगर आप सर्च करोगे प्रोग्रामिंग करते करते, क्योंकि एज आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी है, तो अगर जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे तो आप उसके रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ोगे। आर्टिकल्स है, ब्लॉग्स है, कोर्सेज है। कोर्सेज पे बहुत सारा कंपनीज आता है, बहुत सारा कंपनी जो वैल्यूएबल कोर्सेज प्रोवाइड करता है। एक कंपनी है जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी नाम का कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो वो सब कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारा जरिया है अभी आप साइबर सिक्योरिटी पे जंप इन करने का। अगर आपको सेल्फ टॉट बनना है, सेल्फ टॉट मतलब खुद से सब कुछ करना है, तो मैं तो बोलूँगा कि प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना है। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारा टॉप 10 सिक्योरिटी अटैक्स है, आप गूगल पे सर्च करने से मिल जाएगा कि टॉप 10 सिक्योरिटी अटैक्स क्या क्या है। वो सब टॉपिक्स आप एक एक करके, मतलब कोई रोड मैप नहीं है इस फील्ड में। अभी इस बीच मैं आपको रोकना चाहूँगी, आपने कहाँ से शुरू किया था इस प्रोफेशन को, या फिर इस साइबर सिक्योरिटी जो हम कह रहे हैं, इसको आपने कहाँ से शुरू किया था? एक्चुअली मैं 2013 में, जब मैं 10th कंप्लीट किया अपना, तो 2013 में मेरे को किसी ने एक ग्रुप पे ज्वाइन कर दिया था। फेसबुक ग्रुप था, ग्रुप का नाम नहीं लूँगा मैं। उस ग्रुप पे ज्वाइन कर दिया था। ज्वाइन करने के बाद मेरे को दिखा कि बहुत सारे लोग, मतलब एक पर्टिकुलर चैलेंजेस में लोग चैलेंजेस पोस्ट करते थे, उस चैलेंजेस को दूसरे लोग कंप्लीट करते थे, और कंप्लीट करने पे उस ग्रुप में कुछ रिवार्ड पॉइंट्स होता है, या फिर मतलब जैसे कि कुछ टाइटल या फिर ऐसा कुछ, मतलब या फिर कुछ भी रिकॉग्निशन मिलता है वैसे। तो मैं देखा मतलब कि ये कैसे करते हैं। फिर एक लड़के को मैंने अप्रोच किया, मैं बोला मेरे को भी सीखना है ये चीज़, कैसे करना है। तो उसने मेरे को बहुत ज़्यादा गाइड किया मेरे को। तो मेरे को उस ग्रुप से अभी भी इंडिया में जितना भी आप उस ग्रुप से बहुत लोग निकले, बहुत ज़्यादा लोग निकले, मतलब मैं भी उस ग्रुप से निकला हूँ। तो जो भी ग्रुप में उसमें थे, अभी इंडिया में बहुत बड़ा नाम है उनका। बग बाउंटी पे आप बोल लो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करो इंडिया पे, उस ग्रुप पे जो निकले सब बड़ा मतलब बहुत बड़ा नाम है अभी साइबर सिक्योरिटी में। मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। फिर मैं धीरे धीरे 2013 पे कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे छोड़ दिया था। जो मेरा 10th कंप्लीट करने के बाद HSLC कंप्लीट करने के बाद जो 3 मंथ्स का गैप रहता है, मैंने उसमें स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस करते मतलब मैं टोटली इस पे जंप कर गया, टोटली जंप इन है। मतलब मेरा अभी दूसरा कोई प्रोफेशन का कोई आइडिया ही नहीं है, मेरे को इसी पे जाना है अभी। तो अभी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सोशल मीडिया में आजकल काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के साथ, स्पेशली यंग जनरेशन। सभी लोग फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट, ट्विटर, बहुत सारे सोशल मीडिया के ज़रिए अपने फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं, या फिर वीडियोस, या फिर काफ़ी तरह के पोस्ट करते हैं वो लोग। तो उस टाइम, जैसे कि हमें पता है सोशल मीडिया का अगर काफ़ी सारा एडवांटेजेस है, लेकिन उसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो हमारे जो पोस्ट हम करते हैं वहाँ पे, उसको ताकि कोई और मिसयूज़ ना कर सके, उसको हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? फेसबुक में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये सब तो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स है। अगर कोई पोस्ट करता है कोई पिक्चर्स, तो वो तो अपना कंसेंट पे पोस्ट कर रहा है। फेसबुक का टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करके, फिर उस पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे
मेरे को लगता है कि शायद ही कोई पढ़ता होगा टर्म्स एंड कंडीशंस, बस उस बेसिस पे पोस्ट करता है पिक्चर्स, जो भी सोशल मीडिया पिक्चर्स है पब्लिकली, वो टोटली पब्लिकली लिस्टेड है, कोई भी आपका देख सकता है पिक्चर, पर उसको मिसयूज़ नहीं कर सकता है। जो भी अगर मिसयूज़ करता है उसके लिए भी लॉज बनाया गया है, आईटी लॉज पे है बहुत कुछ। अगर आप पकड़े जाते हो किसी का फोटोज यूज़ करके, किसी का कंसेंट के अगेंस्ट में काफ़ी बार सुनते हैं कि किसी का चेहरा लेके किसी ने फेक अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो वो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम तो अभी तो फेसबुक ने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को सीरियसली लिया है, और सिक्योरिटी मतलब पब्लिक व्यू में अगर आप देखो कि ऐसा फेसबुक पे बहुत सारा आपका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जैसे कि आप प्रोफाइल लॉक कर सकते हो, पर वो हैक प्रूफ नहीं बनाता है, या फिर आपका जो भी मतलब सिक्योरिटी है, फ़ोटो चुराने लाया है, फ़ोटो अगर आपको किसी को स्टील करना है वो फिर भी स्टील कर सकता है। बहुत सारा वेज है उसको स्टील करने का, प्रोफाइल लॉक इन होने के बाद भी। पर अभी थोड़ा चेंजेस क्या हुआ है, पहले फेसबुक नहीं बता था कि अगर आपका कोई फेक अकाउंट बना लिया और आपका एक पर्टिकुलर अकाउंट बहुत ओल्ड अकाउंट है जो आप यूज़ करते हो फेसबुक पे, आपका बहुत पुराने से बहुत साल से यूज़ कर रहे हो एक अकाउंट को, तो अगर आपका कोई फेक अकाउंट बनता है आपका प्रोफाइल पिक्चर से या फिर आपका आइडेंटिफिकेशन से, कोई भी दूसरा प्रोफाइल पिक्चर दूसरा फेसबुक अकाउंट बनता है, तो आप डायरेक्टली अगर फेसबुक को रिपोर्ट करते हो, फेसबुक को रिपोर्ट करते ही आपको वो पूछेगा कि आपका ये जो प्रोफाइल है वो आपका प्रोफाइल है कि नहीं, और आप जब ये रिक्वेस्ट सबमिट करोगे आपको उस पुराने प्रोफाइल से सबमिट करना है जहाँ पर आप पहले फोटोज अपलोड करते थे, तो फेसबुक वो डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करने के बाद देखता है कि ये तो ऑब्वियसली मतलब यूजुअल एक्टिविटी नहीं है इनका, इन्होंने रिपोर्ट किया है, तो उस पर्टिकुलर ट्रस्ट पे फेसबुक एक्शन लेता है, फिर डिलीट कर देता है वो अकाउंट। अभी उतना ज़्यादातर फेक अकाउंट्स नहीं बना पाते लोग, बनाते ज़रूर है पर दूसरे के नाम से, दूसरों के फोटोज से नहीं बनाते लोग। और एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट सा सवाल है ये, कि अभी काफ़ी लोग ऑनलाइन पेमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि बैंक जाके लंबे प्रोसीजर में अपना ट्रांजैक्शन करें, तो उस वक्त हम ऑनलाइन पेमेंट का ज़रिया ही चूज़ करते हैं, उस ज़रिए से हम अपना ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो काफ़ी समय हमें ये सुनने को मिलता है कि किसी का बैंक अकाउंट से कुछ पैसा निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उस वक्त क्या करना सही होता है? हम अपने बैंक अकाउंट्स को कैसे सेफ रख सकते हैं उस प्लेटफॉर्म में? अभी ये मतलब बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। हाँ, क्योंकि बैंक्स तो अपना सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन करता है बहुत सारा, क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब जब आप लॉगिन करते हो अपना पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद भी आपका मोबाइल पे एक OTP आता है। हाँ, हमारा UPI पिन भी एक पर्सनल UPI पिन भी रहता है उसमें। हाँ, तो इसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलता है। जैसे कि आप लॉगिन कर लिए, उसके बाद आपका एक OTP आएगा, फिर उस OTP को एंटर करने के बाद आप अपना अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हो। बहुत सारा सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है रिसेंटली नहीं, बहुत दिन से ही है ये। बट लोग क्या करते हैं, लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता, पब्लिक जो जनरल पब्लिक है वो ज़्यादातर रिसर्च नहीं करते इसके बारे में। हाँ, बहुत कैजुअली लेते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कोई अगर आपका फ़ोन पे अगर कोई ऐप इंस्टॉल करवा देता है, उस ऐप से भी आपका जो OTP है वो बाईपास करना ज़्यादा हार्ड नहीं है। उस ऐप से आपका OTPs वो लोग डायरेक्टली स्टील कर सकते हैं, तो ऐसे भी करता है। जैसे कि आपका कोई बोल रहा है कि ये नया गेम इंस्टॉल कर लो, उस गेम पे आपका एक पर्टिकुलर मैलिशियस कोड इंजेक्ट करके आपको दे दिया, फिर वो आप जब ऐप इंस्टॉल करोगे तो आपका जितना भी मैसेजेस है, जो भी फ़ोन का जो भी डेटा है वो हैकर के पास जाते रहेगा। तो जब आपका सब फ़ोन नंबर्स मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, फ़ोन नंबर से आपका बैंक कनेक्टेड होता है, आप फ़ोन से भी बैंक पे लॉगिन कर सकते हो। तो जो ऑनलाइन बैंक पे वो खुद लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद आपको OTP आएगा और आपसे OTP मांगेगा भी नहीं, क्योंकि आपका डेटा तो ऑलरेडी जा रहा है उनके पास। तो आप डायरेक्टली OTP उनके पास जब पहुँचेगा वो बैंक ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। तो ये बहुत सारा अटैक वेक्टर्स है जिससे कि अटैक हो सकता है। तो सबसे बेस्ट वे है कि पब्लिक अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी में पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्योंकि हर मोमेंट पे आपका किसी भी तरीके से आप अटैक हो सकते हो। मतलब हर मोमेंट पे आपको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर ही नहीं सकता है। ये मतलब सिक्योरिटी एक तरह से इल्यूजन है, आपको कोई भी इतना 100% हैक प्रूफ नहीं बना सकता है, इम्पॉसिबल मैटर है ये। बट बहुत सारा प्रिकॉशंस ले सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कर सकते हैं हम लोग। फेसबुक पे भी अवेलेबल है, फिर आपका बैंक अकाउंट्स में भी बहुत ज़्यादा अभी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस हुआ है। तो मेनली अगर कोई भी आपको कॉल करता है, क्योंकि नॉर्मली बैंक्स कॉल नहीं करते, ज़्यादातर ऐसा होता है, इवन मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि फेक बैंक के नाम से कोई दूसरा फेक कॉल करके वो लोग अकाउंट नंबर मांगते हैं या फिर कुछ ऐसा वो लोग बातें करते हैं ताकि हम अपना अकाउंट नंबर उसे दे दें। हाँ एग्जैक्टली। तो उस समय केयरफुल रहना ज़्यादा
बहुत ज़रूरी है, Exactly. क्योंकि आप अगर खुद आपका OTP प्रोवाइड कर देते हो किसी को, तो वो तो मतलब एक तरह से खुद का बैंक अकाउंट दूसरे के हाथ में देना हुआ। वो नहीं करना है, मतलब इतना सेल्फ अवेयरनेस रहना है कि एटलीस्ट जो भी अपना प्राइवेट डेटा है, जैसे कि अपना CVV जो भी हो, फिर आपका CVV नंबर जो डेबिट कार्ड में रहता है, वो सब नंबर्स, डेबिट कार्ड का नंबर्स, फिर आपका बैंक अकाउंट का जो OTP आता है, वो सब किसी को हैंड ओवर नहीं करना है, चाहे वो बैंक से भी बोल रहा हो, क्योंकि बैंक का जो टर्म्स एंड कंडीशंस में है, वो उधर से कोई कॉल नहीं करता, लिखा हुआ है डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली कि उधर से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हमारे दर्शक तक आप पहुंचा दीजिए, बैंक से कभी ऐसा एक कॉल नहीं आता है। हाँ, बैंक से कॉल नहीं आता कि आपका अकाउंट नंबर हमें दीजिए या हाँ, फिर अकाउंट कुछ नंबर, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डिटेल रहता है। वो जो भी आपका मांगता है डिटेल, जो भी स्कैमर्स आपका स्कैम करता है, प्रोफाइल डिटेल्स मांगता है, आपका अकाउंट नंबर मांगता है या फिर डेबिट कार्ड नंबर मांगता है, जो भी मांगता है उनके पास ऑलरेडी है, बैंक्स को ज़रूरत नहीं है आपसे मांगने का। तो जो भी मांगता है, मतलब आप समझ लीजिए कि कोई स्कैम कॉल है, क्योंकि ये एक्चुअली उनके पास ऑलरेडी डेटा रहता ही है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ ऐप इंस्टॉल करें या फिर चाहे वो बैंक के साथ रिलेटेड क्यों ना हो या फिर कोई भी दूसरा एक ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें हमें पासवर्ड देना पड़ता है। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, या फिर अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं डायरेक्टली, या फिर अपना नेम के अल्फ़ाबेट्स वो लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त हमारा जो ऐप होता है वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है, जिससे दैट हमें कुछ लेटर्स यूज़ करना चाहिए, नंबर्स यूज़ करना है। मतलब इसका ज़रूरत क्या है, मीन्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मिक्स्ड अप लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स? एक्चुअली ये जो पासवर्ड फॉर्मेट्स है, ये सब अभी पहले था नहीं, है सब लोग कोई भी पासवर्ड देते थे, अब फेसबुक भी एक्सेप्ट कर लेता था, इंस्टाग्राम भी एक्सेप्ट कर लेता था। ये जो पासवर्ड का मैटर आया है, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं आपका OS इंटिंग, साइबर सिक्योरिटी में OS इंटिंग बोलते हैं इसको। आप लिटरली आप सोचिए, आपका फेसबुक को मेरे को हैक करना है, आपका फेसबुक पे मेरे को एक्सेस लेना है अकाउंट पे, तो जो भी ये जनरल नॉलेज है कि जो भी आपका नॉर्मली बहुत सारा रिसर्चेस है ऐसा जो प्रूफ करता है कि मतलब कोई भी पासवर्ड सिक्योर नहीं है। आप मतलब देख लो, आपका फेसबुक अकाउंट मेरे को हैक करना है, तो मैं सबसे पहले मेरा जो वे रहेगा, मैं आपका जो भी कॉमन पासवर्ड्स होगा वही मैं पहले ट्राई करूँगा। जैसे कि आपका अच्छा नाम है आपका शिल्पा, तो मैं ट्राई करूँगा शिल्पा 123, शिल्पा @123। आपका जो भी आप फेसबुक पे जो भी पेजेस लाइक करते हो, वो सब आपका पब्लिकली लिस्टेड रहता है, तो बाय डिफॉल्ट रहता है लिस्टेड पब्लिक। तो आप क्या कर सकते हो, हैकर को अगर किसी को आपको हैक करना है, तो सबसे पहले OS इंटिंग करेगा, टोटली डिटेल निकालेगा, उनका फ़ोन नंबर्स, उनका पेरेंट्स का नाम, उनका पेट का नाम, जो पेट होता है, कोई क्या करता है पेट के नाम पे भी अपना पासवर्ड रखता है, तो पेट का नाम, फिर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम से बहुत ज़्यादा मिक्सचर करके एंजल 3 123 ऐसा पासवर्ड सबका मतलब बहुत जन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ये करके कॉमन पासवर्ड बहुत यूज़ कर दे। तो इसीलिए कंपनीज के पास एक ही सोल्यूशन था कि वो लोग वैसा सिंपल पासवर्ड एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम के साथ अगर आप कुछ पासवर्ड ऐड करते हो तो एक्सेप्ट नहीं करता है कोई कंपनीज, गूगल भी एक्सेप्ट नहीं करता फर्स्ट नेम के साथ, वो ऑलरेडी बोल देता है कि अभी कॉमन पासवर्ड है इसको। कि अभी इसीलिए हमें एक कैपिटल, एक स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, इसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स नंबर हमें ऐड करना पड़ता है। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल, कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी ऐड करने से मतलब वो गेस करना या फिर उस पासवर्ड को गेस करना हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए कंपनीज ने यही सोल्यूशन निकाला है कि पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, लोगों को कॉम्प्लिकेट करने देते हैं, तो उसी पॉलिसी के बिहाफ पे ये पासवर्ड जैसा अभी ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। और अभी एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात आपसे क्या करना चाहेंगे कि अभी जैसे यंग जनरेशन सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है, ये डिजिटल दुनिया में खो गए हम लोग, है ना, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा, ये वाला टॉपिक को आंसर करना चाहूँगा। रिसेंटली आपका एक स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम है, पता है, कोई पर्टिकुलर क्रिमिनल ग्रुप रन कर रहा है इस स्कैम को। जैसे कि आपको ज़्यादातर ये जो स्कैम है ये मेनली आपका इंडियन मेंस पे डिपेंडेंट है। ये जो स्कैम हो रहा है इंडियन मेंस पे टारगेटेड है एक्चुअली। तो क्या होता है इस स्कैम पे, आपको फेसबुक पे जो इंडियन मेंस है उनको टारगेट किया जाता है। फेसबुक पे उनको रिक्वेस्ट दिया जाता है, पहले कोई भी लड़की का अकाउंट बन के रिक्वेस्ट देता है। रिक्वेस्ट देने के बाद आपका वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद नॉर्मल आपका चैटिंग करता है, वो लड़की लड़कों के साथ चैटिंग करता है। मेन चैटिंग करने के बाद क्या होता है, आपका वो व्हाट्सएप नंबर आस्क करता है, और एक बार जब लड़का प्रोवाइड करता है और
लड़का प्रोवाइड करने के बाद फिर लड़की क्या करता है, आपका फेस उसका व्हाट्सएप पे बात करने आ जाता है। फिर ऐसा नॉर्मल चैट कंटिन्यू करता है। नॉर्मल चैट कंटिन्यू करने के बाद आपका मेनली वो लोग क्या करता है, बोलता है कि मतलब बोलते हैं कि कुछ वल्गर कुछ चैटिंग करते हैं, ऐसा करके कुछ चैटिंग स्टार्ट करते हैं। चैटिंग करने के बाद उस पर्टिकुलर लड़के को आप मतलब टोटली मतलब सेक्सुअली अट्रैक्ट किया जाता है एक तरीके से। फिर अट्रैक्ट करने के बाद आपका बोलता है कि आप वीडियो कॉल पे आओ। वीडियो कॉल पे आने के बाद नॉर्मली आप जब व्हाट्सएप का वीडियो कॉल एक्सेप्ट करते हो ना, तो आपका जो कैमरा है वो ऑलरेडी फ्रंट फेसिंग रहता है। तो व्हाट्सएप का जब भी आप कॉल एक्सेप्ट करते हो तो वो फ्रंट फेसिंग रहता है व्हाट्सएप का बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब एक्सेप्ट करता है लड़का तो उसका पहला तो फेस आ जाता है। पहला जो पहला जो सीन है उसमें आपका लड़का का फेस रिकॉर्ड हो जाता है। फिर उसके बाद जो भी वल्गर चीज़ें करा जाता है, जो भी सेक्सुअल इंटेंशन से जो भी करा जाता है, उसके बाद वो जो भी लड़की का अकाउंट से वो कर रहा होता है कॉल, दूसरा साइड पे आपका लड़की का वीडियो चल रहा होता है कास्टिंग। फिर ये जो करा होता है इसके बाद रिकॉर्ड कर लेता है लड़का का मुंह के साथ, फेस के साथ, उसके साथ जो भी करता है वीडियोस पे वो सब रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वो जो रिकॉर्ड करने के बाद वो लड़की का अकाउंट से आपका क्या करता है कि ब्लैकमेल स्टार्ट करता है। जो भी फेसबुक का जो उसका कॉमन लिस्ट है, जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स है, उनको क्या करता है आपका जो चैट स्क्रीन है वो एडिट करके दिखाता है कि उनको भेज दिया गया है वीडियो आपका अभी आप मेरे को 20,000 रुपये दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा वायरल कर दूंगा वीडियो। ऐसे करके क्या करता है, टारगेट किया जाता है। फिर या तो लोग पे करते हैं या तो लोग पे नहीं करते। तो ऐसा बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। ये सब मतलब कोई अवेयरनेस नहीं फैल रहा है, क्योंकि और वीडियोस मेनली अपलोड भी नहीं होता है, कोई करता भी नहीं है। अगर पैसा आप नहीं देते हो, पैसा तो देना ही नहीं है, ऑब्वियसली नहीं देना है। इतनी हद तक लोग मेंटली हैरेस होकर पैसा दे देते पर देने का उसका मतलब एक्चुअली अगर आप पैसा पे करते हो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर वो पैसा लेने के बाद भी अगर अपलोड कर देता है ना, आप उसको ढूंढ सकते हो ना कुछ कर सकते हो। पता नहीं कौन सा फेक नंबर से यूज़ कर रहा होगा, कुछ भी। मतलब ये देना तो ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूँगा, नहीं देना ही सही है। पर अब जब अगर आपका हो चुका है ऑलरेडी, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो चुका है, तो मेरे हिसाब से आपका मेनली पैसा तो देना ही नहीं है। एट द फर्स्ट पॉइंट पैसा पे नहीं करना है। तो फिर आपका मेरे हिसाब से जो भी आपका डिटेल्स है, आपका फेसबुक का जो म्यूचुअल लिस्ट है, आप पहले तो वो प्राइवेट कर लो। पहला पॉइंट तो यही है कि सेफ रहने का इस चीज़ से आप पहला वो प्राइवेट कर लो, क्योंकि वो डायरेक्टली आपका फेसबुक पे जा सकता है, आपका म्यूचुअल निकाल सकता है, उनको बोल के आपको ब्लैकमेल कर सकता है। पहले तो आप प्राइवेट कर लो वो सब। फिर उसके बाद मेनली आप फेसबुक डीएक्टिवेट कर दो या फिर कुछ कर दो, क्योंकि इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि आपके खुद के कंसेंट से आपने कुछ पर्टिकुलर सेक्सुअली कोई भी किसी के साथ आपने ऑनलाइन इंटरेक्ट किया है, तो वो टोटली आपके कंसेंट पे किया है। पहला इडियट काम तो वही है कि पहले तो वीडियो कॉल में सेक्सुअली जाना ही नहीं है ऑनलाइन। ये बहुत ज़्यादा मेंस को समझ नहीं आता है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता। तो ऐसे मेनली इंटरेक्ट कर लेते हैं लोग। सोल्यूशन आपका एक ही है कि आप सेक्सुअली ऐसा इंटरेक्ट ऑनलाइन बंद कर दो, यही एक सोल्यूशन है। तो आज का हमारा ये इंटरेक्शन सेशन यही समाप्त होता है। एंड थैंक यू सो मच रोनी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। और आपको कैसा लगा हमारे बोंगाईगांव टाइम्स के साथ जुड़ के? एक्चुअली आपका बोंगाईगांव टाइम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था एक्चुअली, क्योंकि बोंगाईगांव में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ऑलरेडी। तो मेरे हिसाब बोंगाईगांव में इवन साइबर सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा बातें होते नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से इसका अवेयरनेस जो बोंगाईगांव टाइम्स फैला रहा है या फिर उसको जो स्प्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए। जितना अवेयरनेस होगा उतना ज़्यादा रिस्क कम है लोगों को, जनरल पब्लिक को। तो बोंगाईगांव टाइम्स को मैं मतलब सैल्यूट करना चाहूँगा कि ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा है जो कोई करता नहीं है आजकल। इवन ज़्यादातर मीडियाज़ भी असम पे कवर नहीं कर रहे हैं अभी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम टू अस। और आशा करते हैं इस वीडियो के ज़रिए हम हमारे दर्शक तक कुछ महत्वपूर्ण बातों को पहुंचा सके हैं। एंड यस, लास्टली वीड लाइक टू थैंक आवर हॉस्पिटलिटी पार्टनर होटल जानवी रेजेंसी। थैंक यू सो मच।